हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा तरंग और ध्वनि से। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है तो यह होती है अनुदैर्घ्य। अगला, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है तो यह होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। अगला अगला है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी तक होती है तो यह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 25 सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही या गलत है तो हो जाएगा। जल अशुद्ध में ध्वनि की चाल 1498 मीटर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है ठोस में। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है तो इसको कहा जाता है आयाम। अगला है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को कहते हैं तो इसे कहते हैं तरंग का समयकाल। अगला है, डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसे किया जाता है एक्सरे। अगला है, इंफ्रारेड किरणें क्या होता है तो यह होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए तो यह होना चाहिए 0.1 सेकेंड के। अगला है, निम्न में से किस ध्वनि तरंगे की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी तो यह होगी 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग का। अगला, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है तो यह रहती है 0.1 सेकेंड। अगला है, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगी तो यह होगी ऑप्शन नंबर सी 692 मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो यह है ध्वनि तरंग। अगला, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है तो यह है डॉपलर इफेक्ट से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सोनार की मदद से मापा जा सकता है तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं को दूरी और दिशा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शब्द रडार किससे उपयुक्त है तो यह है रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है तो लैम्डा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अपश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति है तो यह है 20 हर्ट्ज से कम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है तो यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो यह होती है गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है तो परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या क्या होगी तो यह होगी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है तो यह हो जाएगा वेग बराबर लैम्डा इंटू एन। अगला, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती है तो यह खाली स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है तो यह हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे होती है तो यह होते हैं यांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है तो यह करता है वस्तु की गुणवत्ता पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है तो यह हो जाएगा आवर्तकाल। अगला है, प्रति सेकंड क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि तरंगे
ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तीव्रता। अगला, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग का। अगला, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुना हो जाती है। कारण, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। अगला, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम। अगला है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा? घट जाती है। अगला, निम्नलिखित में से मिलान करें। तो रेडियो तरंगे हो जाएगा सेलुलर फोन, सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, रडर प्रणाली में, अवरक्त किरणें घिरौली रिमोट स्विच में, गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। अगला है, अनुदैर्घ्य तरंगे में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो हो जाएगा समानांतर। अगला, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ी घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए एक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, उसे सोनार कहते हैं। अगला, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो यह शामिल है अनुदैर्घ्य तरंग। अगला, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी। तो यह हो जाएगी 2L। अगला, तरंग का आयाम होता है। तो यह होता है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। अगला, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसे टोन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? या ध्वनि। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या हो जाता है? तो यह तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, यांत्रिक ऊर्जा। अगला, ध्वनि में हवा में ध्वनि तरंगे होती है, तो यह होती है अनुदैर्घ्य। अगला है, वायु में 0 सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, तो यह होगी 331 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। अगला है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो यह करती है विभिन्न माध्यम में भिन्न गति। अगला, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह होती है वस्तुओं के कंपन होने पर। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो यह है 0 डेसिबल। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो यह होता है 330 मीटर सेकेंड। अगला, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 331 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो यह करता है माध्यम की प्रकृति। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है, तो यह होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17,000 हर्ट्ज। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। तो यह करती है परश्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का रेंज कितनी होती है? तो यह होती है 16,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति में भी अधिक होती है, तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है, ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अगला अगला है ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह पड़ता है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जानी जाती है। तो यह जानी जाती है सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकेंड है तो श्रोता से प्रवर्तन सतह की दूरी कितनी होगी। तो यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 513 मीटर। 25 सेल्सियस से भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही या गलत है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो यह करती है ठोस पदार्थ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या स्टॉपनेस को निर्धारित करता है। तो यह करता है आयाम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो यह करता है आवृत्ति पर। अगला ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो यह कहलाता है संपीड़न। अगला एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर। अगला है ध्वनि तरंगे के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्रवृत्ति क्या कहलाती है। यह कहलाती है प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मनुष्य बातचीत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 डेसिबल। अगला है डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22,000 हर्ट्ज। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। तो ये ढका जाता है फाइबर बोर्ड से।